आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्शन। एंजाइम केमिकल कन्वर्शन में किस प्रकार से हाई रेट्स को लाते हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले हमें एंजाइम्स के बारे में थोड़ी सी और स्टडी करना है। एंजाइम की एक्टिव साइट के बारे में हमें पहले से आइडिया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट क्या होता है? ऐसा केमिकल जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। इसलिए एंजाइम एक्टिव साइट वाले ऐसे 3 डाइमेंशनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सिंबल के अकॉर्डिंग हम इसे इस तरीके से शो करते हैं, S♯P, सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे पाए जाने वाला जो क्लेफ्ट होता है, जो पॉकेट होता है, उससे जाकर बाइंड हो जाता है और वहाँ पर जाकर वो क्या करता है, अपने आप को वहाँ पर फैलाता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड है ये बहुत ही कंपलसरी होता है। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में ऐड हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर E एंजाइम और S सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। यह जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यह बहुत ही कम समय के लिए बनता है, मतलब कि एक पल या एक क्षण के लिए इसका फॉर्मेशन होता है। इस स्टेट के दौरान एंजाइम इस स्टेट के दौरान एक्टिव साइट पर जहाँ सबस्ट्रेट बाउंड होता है वहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं। जल्द ही बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना कंप्लीट हो जाता है और वहाँ से एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहाँ से प्रोडक्ट को रिलीज़ कर दिया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर था वो प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का यह जो पाथवे है यह ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर से गुजरता है। मतलब कि जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो यह जो पाथवे है ये कहाँ से होकर गुजरता है? ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरता है। There could many more altered structure states between the stable substrate and the product. प्रोडक्ट और स्टेबल सबस्ट्रेट के बीच में बहुत सारी अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स पाई जाती है। ये जितनी भी स्टेट्स होती हैं ये सब अनस्टेबल होती है। स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर के एनर्जी स्टेटस से रिलेटेड होती है। अब हम यहाँ पर एक एक ग्राफ देखते हैं जो यहाँ दिया गया है, जो कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को शो करता है। यहाँ पर वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी को शो किया जा रहा है। जो वाई एक्सिस है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पर रिएक्शन की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। अब आप यहाँ पर दो बातें नोटिस करेंगे। फर्स्ट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी लेवल का डिफरेंस। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से कम होता है इसका मतलब कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट के बनने में कभी भी एनर्जी को सप्लाई नहीं करते हैं, मतलब कि उसे हीट नहीं देते, मतलब उसे गर्म नहीं किया जाता है। केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन किसी भी टाइप की हो, वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, मतलब कि एनर्जी उसमें से बाहर निकल रही हो या एनर्जी की उसे आवश्यकता हो। सबस्ट्रेट हायर एनर्जी स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट से होकर ही गुजरता है, भले चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो। अब यहाँ बात करते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी की कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो ये जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का जो एक एवरेज एनर्जी कंटेंट होता है
वह और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए सबस्ट्रेट को जिस मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है वह मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम एक्शन का नेचर क्या है। जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट से बाइंड होकर, सबस्ट्रेट से जुड़कर, या फिर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से बाइंड होकर एक हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मतलब ES का फॉर्मेशन करता है। यह जो ES कॉम्प्लेक्स है मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, यह बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कि बहुत कम समय के लिए बनता है और इसके बाद एक नए इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होता है एंजाइम और प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर जो एंजाइम लास्ट में रहेगा वो अनचेंज रहेगा और प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे E+S, ओके, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों ऐड हुए और उसके बाद बना ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स के बाद एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स मतलब कि EP, और लास्ट में एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों डिसएसोसिएटेड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसके स्टेप्स दी गई है। जो एंजाइम एक्शंस की कैटालिटिक साइकिल होती है उसे यहाँ पर इन सारी स्टेप्स में 4 स्टेप्स में डिफाइन किया गया है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती है वहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है, मतलब कि उसकी एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड है वो उस एंजाइम को इंड्यूस करता है कि वो अपने शेप में चेंज करे, जिससे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट टाइटली एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में एंजाइम की जो एक्टिव साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट वहाँ पर टाइटली बाइंड है, अब वह सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट का जो केमिकल बॉन्ड है वो टूटता है और यहाँ पर एक नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। लास्ट फोर्थ स्टेज में जो एंजाइम होता है वो प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देता है इस रिएक्शन में और वह फ्री एंजाइम सबस्ट्रेट के अनदर मॉलिक्यूल से, दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड होने के लिए रेडी हो जाता है और इसी प्रकार से यह कैटालिटिक साइकिल एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है और यह साइकिल लगातार चलती रहती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें चेंजेस आने पर एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्टेड होती है, जैसे कि टेम्परेचर है, pH है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशंस है। इस टाइप की कुछ कंडीशंस हैं जिनमें परिवर्तन होने पर एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर और pH की। जो एंजाइम्स होते हैं वह जनरली टेम्परेचर और pH की एक नैरो रेंज में काम करते हैं। Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH called the optimum temperature and optimum pH। प्रत्येक एंजाइम जो होता है वह एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर pH, जैसे कि हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH कहते हैं, उस पर अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू के दोनों साइड आपको यहाँ पर डिक्लाइंस मिलते हैं, उसके बिलो एंड उसके अबोव दोनों तरफ हमें डिक्लाइन प्राप्त होते हैं। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट। जो लो टेम्परेचर होता है वो एंजाइम को एक टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेट, मतलब एक अस्थायी इनएक्टिव स्टेट में एंजाइम को प्रिजर्व करके रखता है, जबकि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम
एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो एंजाइम जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं उन्हें जब हीट दी जाती है तो वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, मतलब कि वो ख़राब हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की, ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस की जो वेलोसिटी है वो पहले बढ़ती है ना। जब रिएक्शन जो है, जब रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाती है, उसके बाद अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता भी है तो वह फिर वहाँ पर एक्सीड नहीं होती, मतलब वो वहाँ पर नहीं बढ़ती। यह इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं जबकि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जब एंजाइम के मॉलिक्यूल्स सेचुरेटेड हो जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट के एडिशनल मॉलिक्यूल से बाइंड होने के लिए प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए एक मैक्सिमम लेवल पर जाने के बाद अगर कंसंट्रेशन बढ़ता भी है सबस्ट्रेट का तो भी वहाँ पर रिएक्शन नहीं बढ़ती है। The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme। देखिए यहाँ पर देखिए एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो एंजाइम से बाइंड होने वाले एक स्पेसिफिक केमिकल की प्रेजेंस में भी सेंसिटिविटी शो करती है। जब केमिकल जो कि एंजाइम से बाइंड होता है वो अगर उसकी एक्टिविटी को शट ऑफ कर देता है, कि मतलब उसकी एक्टिविटी को बंद कर देता है, तो उसे इनहिबिशन कहा, मतलब इस प्रोसेस को इनहिबिशन प्रोसेस कहा जाता है। और वह केमिकल जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है, उसकी एक्टिविटी को बंद कर रहा है, उसे इनहिबिटर कहा जाता है। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट से क्लोजली रिसेंबल्स होता है, मतलब कि सिमिलर उसके जैसा ही होता है, तो वह मतलब मोलेक्युलर स्ट्रक्चर में उसके जैसा होता है, तो वह एंजाइम की इनएक्टिविटी, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसे इनहिबिट करता है, मतलब कि उसे रोकता है। तो इस टाइप के जो इनहिबिटर होते हैं वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाते हैं। इस क्लोज सबस्ट्रेट के साथ ऐसी क्लोज सिमिलर स्ट्रक्चरल जो उसका सेम जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, देखिए सबस्ट्रेट के साथ क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होने के कारण जो इनहिबिटर हैं वो एंजाइम की सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के लिए सबस्ट्रेट के साथ ही कंपटीशन करते हैं। और जब इस टाइप का कंपटीशन होता है तो जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहाँ पर बाइंड नहीं हो पाता है और एंजाइम एक्शंस जो है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो जाती है। Such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogens। जब बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करना होता है तो इस टाइप के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन क्या है। हजारों प्रकार के जो एंजाइम्स हैं उन्हें डिस्कवर किया गया, आइसोलेट किया गया और उनकी स्टडी की गई। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में
यहाँ पर डिवाइड किया गया है और उनका जो बेस है डिवीज़न का वो है उनकी जो कैटेलाइज रिएक्शंस है वो किस टाइप की होती उस बेस पर उनको यहाँ डिवाइड किया गया है। एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है जिसमें प्रत्येक में 4 to 13 सब क्लासेस होती हैं, ठीक है। और इनके जो नेम हैं वो अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट नंबर यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आता है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज या रिडक्टेजेस या फिर डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम। एंजाइम जो है वो ये एंजाइम जो है 2 सबस्ट्रेट S एंड S डैश के बीच में ऑक्सीडो रिडक्शन को कैटेलाइज करता है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं S रिड्यूस्ड प्लस S डैश ऑक्सीडाइज। जब इनके बीच में प्रोसेस होती है तो ये एंजाइम क्या कर देता है, S को ऑक्सीडाइज कर देता है और S डैश को वहाँ पर रिड्यूस कर देता है। सेकेंड जो है वो है ट्रांसफरेजेस। जो ट्रांसफरेजेस एंजाइम है ये एक ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है किसके बीच में, S और S डैश के बीच में, इनके पेयर के बीच में एक ग्रुप को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। हम यहाँ देख सकते हैं S के साथ एक ग्रुप G लगा हुआ है ना, उसके साथ एड है प्लस S डैश की उसके साथ प्रोसेस हो रही है। तो जब यह प्रोसेस होती है तो S पर पाया जाने वाला G ग्रुप अब वहाँ से ट्रांसफ़र होकर किसके साथ अटैच हो गया, S डैश के साथ अटैच हो चुका है। तो इस ट्रांसफरेजेस एंजाइम ने क्या किया, ग्रुप को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। हाइड्रोलेजेस, जो हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स होता है ये एस्टर, एथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक है ना, C2C बॉन्ड, C हेलाइड या फिर PN बॉन्ड्स, इन सब का हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब कि जल अपघटन करता है, उसके लिए उसे प्रेरित करता है। अब आता है लाइजेज एंजाइम। यह एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से ग्रुप को रिमूव कर देता है, सबस्ट्रेट से ग्रुप को रिमूव कर देता है, हम यहाँ देख सकते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, उसके बीच में डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ देख सकते हैं हम C और C, ये जो सबस्ट्रेट है इसके ऊपर X और Y यहाँ पर ग्रुप से, अब ये क्या करता है, लाइजेज एंजाइम इस ग्रुप को क्या कर देता है, सबस्ट्रेट से रिमूव कर देता है और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। अगला आता है आपका आइसोमरेजेज, है ना। includes all enzymes catalyzing interconversion of optical geometric or positional isomers। जितने भी ऑप्टिकल जियोमेट्रिक या पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं उनके बीच में इंटर कन्वर्शन को कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है, आइसोमरेजेज। लास्ट आता है आपका लाइगेजेज, एंजाइम कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स। ये क्या करता है, 2 कंपाउंड्स के साथ लिंकिंग को, मतलब कि उनके बंधन, उनके बॉन्ड को वहाँ पर कैटेलाइज करता है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, एंजाइम विच कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ CO, CS, CN, PO एट्सेट्रा बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, इनके बीच में यहाँ बॉन्ड को ये कैटेलाइज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफैक्टर्स। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। जो एंजाइम्स होते हैं वो एक या फिर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे जो केसेस होते हैं उनमें एक नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब नॉन प्रोटीन मैटर जिसे कि हम कोफैक्टर कहते हैं, वो एंजाइम पर बाइंड होकर या एंजाइम के साथ जुड़कर उसे कैटेलिटिकली एक्टिव करता है। मतलब एक दूसरा यहाँ पर प्रोडक्ट है, नॉन प्रोटीन प्रोडक्ट, जो कि कोफैक्टर कहलाता है और एंजाइम के साथ ऐड होकर उसे एक्टिव करता है। इस समय जो प्रोटीन का पोर्शन, एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। 3 टाइप से कोफैक्टर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम्स एंड मेटल आयन। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो पेरोक्सीडेज एंड कैटेलेज होते हैं, विच कैटेलेज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर ऑक्सीजन।
ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को पानी और ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन में उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। हीम यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, और यह एंजाइम के एक्टिव साइड का पार्ट होता है। कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कोएंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बट इनका जो एसोसिएशन है एपो एंजाइम के साथ वह बहुत कम समय के लिए होता है। कोएंजाइम serve as cofactor in a number of different enzyme catalyzed reactions। जितनी भी एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शंस होती हैं उनमें जो कोफैक्टर्स होते हैं उनमें जो कोएंजाइम्स होते हैं उन कोफैक्टर्स को वहाँ अवेलेबल कराते हैं। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, है ना। बहुत से कोएंजाइम्स में जो एसेंशियल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो विटामिन्स होते हैं, जैसे कि कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, है ना, इसमें या और NADP, इनमें जो विटामिन है वो है नियासिन। अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल्स, a number of enzymes require metal ions for their activity, which form coordination bond with side chains at the activity site, at the same time form one or more coordination bond with the substrate. Example, zinc is a cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase. Catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme. देखिए, जब एंजाइम से कोई कोफैक्टर रिमूव कर दिया जाता है तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, वो ख़त्म हो जाती है, उस एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी वहाँ से लॉस्ट हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कोफैक्टर्स होते हैं, है ना, वो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए एक क्रूशियल रोल वहाँ पर प्ले करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।